बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद। आज हमजा निजी मसरूफियात के बायस नहीं आ सके तो उनकी जगह जिम्मेदारी आज मैं अदा कर रहा हूं। इकरा, आज बड़े अरसे बाद मैं कोई सुबह के औकात में दफ्तर के लिए आया हूँ। अच्छा, तो आज मैंने एक ट्रैफिक का नया मुशाहिदा किया। हो सकता है पहले भी मैंने कभी देखा हो, लेकिन कभी उस नज़र से नहीं देखा जो आज तजुर्बा हुआ कुछ यूं कि ट्रैफिक सुबह के औकात में बहुत तेज़ होती है। जब चल रही होती है तो बहुत तेज़ होती है। अगर आप 90% चालान देखें, अगर लाहौर में देखें तो ई चालान ज़्यादा बिल्कुल ऐसे ही। 90% अगर देखें तो सुबह के औकात में होते हैं। उसकी वजह यह है कि आपको दफ्तर पहुँचना है, कारोबारी जगह पर पहुँचना है, तो आप बहुत तेज़ी से निकलते हैं। एक मुशाहिदा ये है कि सुबह के औकात में अगर कोई आपको ओवरटेक करे तो आप रुक के उसे बात नहीं करते। लड़ाई झगड़ा कोई नहीं होता। ना वक्त ही नहीं है, जल्दी जो होती है वक्त ही नहीं है। अच्छा, वो तेजी में जाता हुआ बाइक पे, गाड़ी पे शीशा उसका नीचे करेगा, आपको दो चार बातें करेगा, देख के नहीं चला और इशारों में बस क्या की बात है। अच्छा, जूं वक्त गुजरता जाएगा, दोपहर के औकात आते जाएंगे, सपहर आता जाएगा, ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार होती जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता आपके पास टाइम मार्जिन निकल आता है। लड़ाई झगड़े भी उसी टाइम में ज्यादा आपको दोपहर को क्योंकि आपके पास मार्जिन है ना। दोपहर को दिमाग गर्म हो चुका है, काम करके आप थक चुके हैं, उसके बाद आप फिर लड़ाई झगड़े पे माइल होते हैं। कभी फ्रस्ट्रेट हुए होते हैं लोग, फ्रस्ट्रेशन अपनी ऐसी निकालते हैं किसी लड़ाई झगड़े करके। बिल्कुल। सुबह और दोपहर के औकात में आपको कोई बंदा ऐसा नजर नहीं आएगा जो 20, 40, 60 की स्पीड पे चला रहा हो। सब तेज जा रहे हैं। हाँ। ये स्पीड कम होती है वक्त के साथ साथ। आपके पास वक्त मिलता जाता है, आपको पता होता है कि बस अब काम का वक्त खत्म हो चुका है, अब अपना टाइम है। रात को सड़क किनारे जो खड़े लोग हैं वो आपको रात को दिखाई देंगे, सुबह के वक्त कोई नहीं। वक्त ऐसे ही है, बिल्कुल। लेकिन यासिर, इसका हमें नतीजा भी तो कोई अहस कर लेना चाहिए। नतीजा ये है कि कोई भी वक्त हो, चाहे सुबह का वक्त हो, दोपहर का हो, सपहर का हो या शाम का वक्त हो, तहम्मुल मिजाजी होनी चाहिए। जो तहम्मुल मिजाजी दिन भर के बाद आप में आती है ना, एंड पे जब आप पुरसुकून हो जाते हैं, तो दिमाग अगर आप शुरू से ही पुरसुकून लेके चलेंगे तो तभी आप बेहतर फैसले कर सकते हैं। ये एक मश्क है, दिन का आगाज अच्छा एक मश्क है। अगर दिन में ही आपने उसका आगाज किया है, वो मश्क बेहतर चल रही है, आप अगर पहले ही एतमाद के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ आते हैं तो फिर दिन अच्छा गुजरता है और दूसरों का दिन भी अच्छा गुजरता है। इस तरह लड़ाई झगड़े से परहेज करना चाहिए, SOPs पर अमल दरामद करना चाहिए। SOPs पर अमल दरामद करेंगे तभी बेहतरी के फैसले। बिल्कुल। और अब जरा बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की, क्योंकि उसके केसेस में हम देख रहे हैं यासिर कि मुसलसल कमी हो रही है और कमी देखने में आ रही है। तो जिसकी जो कोरोना वायरस की अगर बात करें तो इसकी पेस्पाई का सिलसिला जारी है और 4 माह बाद वायरस के केसेस हम देख रहे हैं कि कम होते दिखाई दे रहे हैं। इकरा, बिल्कुल। अगर हम रोजमर्रा के आदादो शुमार का जायजा लें, अमवात की जो तादाद है वो तो प्लेटो हो चुकी है इस वक्त। तो एक खुशाइंद बात है, लेकिन हमें खुदा से पनाह भी मांगनी चाहिए, रोज दुआ भी मांगनी चाहिए कि इस वायरस से जल्द और जल्द छुटकारा हमें मिल सके। लेकिन 24 घंटों के दौरान जो मुस्बत केसेस की शरह है, खुशाइंद बात यह है कि 2.39% वो रह चुकी है और कोरोना वैक्सीनेशन का अमल मुल्क भर में कामयाबी से जारी है। मगर कुछ दिनों के दौरान इकरा ये देखने में आ रहा है कि लोगों की शिकायत ये है नाज़रीन कि वो जाते हैं, जिस तरह लाहौर का एक्सपो सेंटर है, कराची का एक्सपो सेंटर है, खबर यह है कि वहां पर कोरोना वायरस से जो बचाने के लिए वैक्सीन मौजूद है। वो मुख्तलिफ कंपनीज की वैक्सीन थी। पहले तो ये था कि किसी को एतराज होता था कि मुझे साइनोफार्म लगाई जा रही है, साइनोवैक लगाई जा रही है, मैंने फलां लगवानी है। लेकिन अब कुछ शिकायत जो मंजर आम पे आई है वो ये है कि वहां पे वैक्सीन ही मौजूद नहीं है, जबकि वजीर सेहत पंजाब तो ये कहती हैं कि 3 दिन का स्टॉक अभी मौजूद है और विफाक हमें मजीद भी दे दे। अगर देखा जाए तो शहरियों की जानिब से शिकायत मुसलसल आ रही है, क्योंकि सेंटर्स के बाहर जितने वैक्सीन सेंटर्स हैं उनके बाहर वहां पर लोगों का रश देखने में आ रहा है। क्योंकि अब रश इसलिए है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लिए अब उन्होंने वॉक इन वैक्सीनेशन शुरू कर दी है। लेकिन कोरोना वैक्सीन खत्म होने से लाहौर के जो एक्सपो सेंटर के बाहर शहरी देखने में आया है, बहुत ज्यादा तादाद है, रश लगा हुआ है। और अगर दूसरी जानिब कराची के एक्सपो सेंटर की बात करें तो वहां पर चीनी वैक्सीन जो
साइनोफर्म है, साइनोवैक है और कैंसाइनो है, उसकी भी किल्लत पैदा हो गई है। हुकाम ये कहते हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से वैक्सीन की फराहमी में रुकावट पैदा हुई है। दूसरी जानिब पंजाब के बाद सिंध हुकूमत ने भी वैक्सीन ना लगवाने वालों की मोबाइल सिम बंद करने का फैसला कर लिया। बिल्कुल ऐसे ये पिछले दिनों में देखने में आया था। बहुत से उनके पुलिस एहलकार जो थे या टीचर्स जो थे, उन्होंने इनकार किया कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे फिर आपको तनख्वाह भी नहीं मिलेंगी। ऐसे ही है, इस तरह के इकदाम करने पड़ते हैं ताकि लोग जो है वो माइल हों इस तरफ। हमने क्योंकि एक वक्त गुजारा है, हमने आवाम को ये बताने की कोशिश की कि वैक्सीन जो है वो कारआमद है। फिर जिस तरह की बातें चली, कैंपेन चलाई गई, लेकिन नहीं, अब वो जिस तरह के एक बात चल पड़ती है, शोशा निकल पड़ता है कि एक नई रिसर्च आई है, 2 साल बाद लोग मर जाएंगे। तो वो इस तरह की जो चीजें थी उसको मुस्बत पैराए में अवाम तक पहुंचाया गया, कैंपेन बाकायदा चली। अब जब अवाम माइल हो रहे हैं तो फिर जाहिर बात है कि वैक्सीन, लेकिन अब वैक्सीन खत्म हो गई है, अवाम तो इस तरफ आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और अगर बात करें वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की, तो उन्होंने सऊदी अरब जाने वाले 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को भी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाने का ऐलान कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा है कि सऊदी अरब ने एस्ट्राजेनेका और फाइजर वैक्सीन की मंजूरी दी है। वैक्सीन के हवाले से ही अच्छी खबर यह है कि अमरीकी दवासाज कंपनी ने अपनी कोरोना वैक्सीन के 90% मौसर होने का दावा कर दिया है। नाज़रीन, अभी तक ये है कि बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि 70% मौसर है, 80% है। मुस्तनद अभी कोई भी नहीं है, क्योंकि अभी इसे हम क्लिनिकल ट्रायल ही समझेंगे। वक्त के साथ साथ ही ये ट्रायल मुस्बत पैराए में पता चलते हैं कि इसका नतीजा क्या रहा, कितने लोगों पर ये कारआमद रही, कितने लोगों पर आफ्टर इफेक्ट्स देखे गए, कुछ को स्वेलिंग हो गई, कुछ बीमार पड़ गए। अब वो बीमारी जो है वो जहनी तवानाई पर भी असर करती है। अगर आप जहनी तौर पर मजबूत नहीं है, आसाब मजबूत नहीं है, तो फिर आप मखमसे का शिकार हो जाते हैं कि बनेगा क्या। बिल्कुल ऐसे। लेकिन हम अब यासिर हम लोग इसके ऊपर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल कैसर सज्जाद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। कहिएगा, कोरोना की जिस तरह से हम बात करते थे वैक्सीनेशन की, पहले तो लोग लगवा नहीं रहे थे, लेकिन अब लोगों को कैंपेन के जरिए माइल भी किया गया है कि इस तरफ आए। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से देखने में आ रहा है कि वैक्सीनेशन की किल्लत देखने में आ रही है। आप क्या समझते हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से पहले ये एक लगाया जा रहा था कि जी सिम्स बंद कर दी जाएंगी, तनख्वाहों को रोका जाएगा, तो ये किस तरह का इकदाम देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम बार बार लोगों को ये कहते हैं कि जी वैक्सीन ज़रूर लगाएं। वैक्सीन लगाना ही हमारे लिए इस वक्त ज़रूरी है, जब अगर आपको कोरोना को अपने मुल्क से भगाना है। तो इस सूरत हाल में अगर लोग बहुत तेज़ी से सेंटर की तरफ जा रहे हैं और वो देख रहे हैं कि लोग अब वैक्सीन लगा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा एक मूवमेंट है, बहुत अच्छी एक सिस्टम चल पड़ा है कि लोग जो है अब जाते हैं और बहुत लाइन लगाकर जो है वो वैक्सीन लगा रहे हैं। लेकिन इस सूरत हाल में अगर जब वो जाते हैं और वहाँ ये कहा जाता है कि जी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है और लोग फिर जो है वो दोबारा वैक्सीन लगाने के लिए, इन हालात में लोगों की जॉब्स हैं, लोग अपने कारोबार में मशगूल हैं और फिर वो टाइम निकाल के जाते हैं। कोई शाम को जाता है, कोई दिन में जाता है, कोई रात को जाता है और हम वहाँ कह देते हैं कि जी वैक्सीन मौजूद नहीं है, कल आ जाएं। तो ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हुकूमत को देखना पड़ेगा कि पहले वैक्सीन अपने पास जमा कर लें, क्योंकि सेंटर्स बहुत सारे खोले गए हैं। और एक काम और भी हो रहा है कि जैसे आपने बताया कि जी लाहौर का एक्सपो सेंटर और कराची का एक्सपो सेंटर, वहाँ से लोग वापस जा रहे हैं और वहाँ की कमी पूरी करने के लिए दूसरे जो छोटे सेंटर्स हैं मौजूद शहर में, वहाँ रोक लिया गया। वहाँ तो बिल्कुल ही रोक दिया गया कि जी अभी आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे, और उनकी वैक्सीन लेकर एक्सपो सेंटर जो है वो सप्लाई की जा रही है। तो डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत की जानिब से बेहतर इकदामात किए जाएं और बरवक्त फराहमी इसकी मुमकिन हो सके। लेकिन आप ये क्या समझते हैं कि जो हमारे कैंपेन चलाई गई, लोगों को माइल किया गया, अगर हम दूसरे ममालिक की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज के मॉडल देखें, तो वहाँ पे वैक्सीन लगवाने पर सोशल बेनिफिट दिए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐलान ये होता है कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे आपकी सिम बंद कर दी जाएगी, आपकी तनख्वाह काट ली जाएगी। तो क्या इस तरीके से आवाम को माइल करना चाहिए या हमें भी वैसा ही मॉडल अपनाना चाहिए जो दीगर कंट्रीज में अपनाया जा रहा है? देखिए, बात सारी ये है कि जो बाहर की कंट्री का आप मिसाल दे रहे हैं ना, वो एक्चुअली वहाँ पे बड़े महज़्ज़ब लोग होते हैं, बात को समझते हैं और लोग जिस तरह से आप बता रहे हैं वो इस तरह से फॉलो कर लेते हैं।
यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लोग ज़रा एडमेंट हैं और कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा हमारे यहाँ होती है कि ये वैक्सीन लगाओगे तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कुछ हमारे डॉक्टर्स हजरात हैं, कुछ पैरामेडिक्स हैं जो कि वो कहते हैं कि हम तो वैक्सीन लगाएंगे ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि इन सिचुएशन में, इस सूरत हाल में थोड़ा सा आपको इस तरह के स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, ताकि देखें अगर हम 8-10 लोग कमरे में अगर मौजूद हैं और उनमें से अगर एक आदमी ने भी वैक्सीन नहीं लगाया है तो उन तमाम लोगों को खतरा हो सकता है। और लेकिन अगर सब लोगों ने वैक्सीन लगाया हुआ है, 8-10 लोग हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप मास्क हटा के आप बैठ सकते हैं सब लोग, क्योंकि सब ने वैक्सीन लगाया। तो कोशिश इस बात की है कि हॉस्पिटल्स हो, दफ्तर हो, बाजार हो, कहीं भी जगह हो, मेजॉरिटी लोग अगर वैक्सीन लगा लेते हैं या सारे लोग लगा लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारा सारा सिस्टम ऑन हो जाएगा, रोजमर्रा की चीजें हमारी जाएंगी, आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लिहाजा हम यही चाहते हैं कि वैक्सीन फौरी तौर पे सब लोग लगा लें और उसको लगाने वैक्सीन लगवानी ही तो चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को उसको बर वक्त फराहम भी करना चाहिए, जिस तरह से अब किल्लत देखने में आ रही है। लेकिन डॉक्टर साहब अगर देखा जाए ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात करें तो वो तो कंप्लेन कर रहे हैं कि हमने एस्ट्राजेनेका या फाइजर लगवाया जाए, क्योंकि दूसरे कंट्रीज जो हैं वो इन दोनों के अलावा कोई और वैक्सीन कबूल ही नहीं कर रही। इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी वजह एक ये है कि अनफॉर्चुनेटली अब एक जंग ये चल रही है कि कुछ कंट्रीज ने अपनी वैक्सीन फरमाइशी जो है, जो उनके मुल्क में लगी है, वो वैक्सीन की डिमांड करते हैं कि ये वैक्सीन लगा कर आएंगे तो आप हमारे मुल्क में आ सकते हैं। इसकी डिमांड सऊदी अरेबिया ने भी किया है और अमेरिका और यूके और चाइना ने भी किया है। लेकिन अब प्रॉब्लम सारा ये हो रहा है कि लेकिन वक्त के साथ साथ दूसरे ममालिक भी इसकी तरफ माइल हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि ऐसे वक्त में कि जब 1000 के करीब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो गवर्नमेंट पाबंदियां उठा रही है, डॉक्टर अताउर रहमान उसी वक्त में ये कॉशन दे रहे हैं कि चौथी लहर भी आ सकती है, तो क्या ये पाबंदियां उठाने का फैसला जायज? देखिए, पहले तो आपकी बात को मैं कर लूं कि यकीनन ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी जो वैक्सीन का झगड़ा है, और मैंने डॉक्टर टेड्रोस को ही एक ख़त लिखा है कि जिसमें उनसे कहा है कि आपने जो वैक्सीन एक्सेप्ट किया है, जिसको रिकग्नाइज किया है, वो वैक्सीन सारे ममालिक में एक्सेप्टेबल होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो नंबर ऑफ केसेस जो गिर रहे हैं और कम हो रहे हैं, ये सबसे पहले तो मैं कुदरत का एहसानमंद हूँ कि कुदरत की इसमें बहुत बड़ी हमें सपोर्ट है, जिसकी वजह से ये काम हो रहा है। दूसरी बात ये कि थोड़ी सी हुकूमत ने भी काम अच्छा किया है, कुछ लॉकडाउन किए हैं, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हुआ। इसी वजह से मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ना करे हमारे पास चौथी वेव्स और फिर उसके बाद 5वीं वेव्स भी आ सकती है, अगर हमने ये सब चीज़ें हम सब चीज़ें खोलें। लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत उसके SOPs को सख्ती से अमल दरामद कराए और अवाम सख्ती से अमल दरामद करे, तो ये कारोबार, ये सारे मामला चलते रहेंगे। समझना इस बात को है कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका कारोबार चले, आप चाहते हैं कि शादी हॉल खुले, आप चाहते हैं कि तमाम तफरीही गाह जो है वो खुल जाए, तो आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, जिम्मेदारी पूरी करने की यहाँ पर जरूरत है, ना सिर्फ हुकूमत को, आवाम को भी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ से देखा जाए तो हम लोग जिस तरह से हम कहते हैं केसेस में कमी हो, SOPs में नरमी की जाए, लेकिन उनके साथ साथ हम उन SOPs के ऊपर अमल दरामद करना होगा। मुआशरे का फर्द, अगर हम अखलाकी तौर पर मुआशरे में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी जिम्मेदारियां अदा करना चाहते हैं, तो अपना भी ख्याल रखना चाहिए और अपने साथ वाले का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ख्याल रखेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने लिए भी, मुल्क के लिए भी। तो इकरा, आप आगे बढ़ते हैं, दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन, कल अगर कौमी असम्बली की हम सूरत हाल देखें, इकरा, कौमी असम्बली वो ऐवान है जिसका तकद्दुस पामाल नहीं किया जाता, लिहाज उसका रखा जाता है। लाखों वोट लेकर, सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है, मछली मंडी है, लाखों लोग वोट देकर एक नुमाइंदे को मुंतखब करते हैं कि वो हमारे लिए फैसले करेगा, बेहतर फैसले करेगा। लेकिन आप देखिए ये मनाजिर जो टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं,
ये वो मनाजिर हैं, मुकद्दस ऐवान है, कानून साजी हो रही है, बजट पास करवाना है, उस पर बहस हो रही है, मैदान जंग बना हुआ है, हुकूमत और अपोजिशन अरकान गुत्थम गुत्था है, नंगी गालियां दी गई हैं, उसके अलावा एक दूसरे पर बजट कॉपीज फेंकी गई, मलिका बुखारी जख्मी तक हो गई। ऐसे ही है बिल्कुल, क्योंकि जब ये किताबों की एक दूसरे पर बंडल एक दूसरे को फेंक रहे थे, एक दूसरे पर इस तरह से बदतमीजी का मुजाहरा किया जा रहा था, तो उस टाइम जो मलिका बुखारी हैं वो जख्मी हो गई, उनकी आंख पे जख्म हो गया था। और जिस तरह से हमने देखा कि कोई सूरत हाल, वो कोई मुहज़्ज़िब मुआशरे का अगर फ़र्द देखे तो वो कहेगा कि ये लोग, तमाम लोग जो हैं वो मुहज़्ज़िब बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई पहला वाकया नहीं है, माजी में भी ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते रहे हैं, भुट्टो साहब के दौर में भी ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए। एक दफ़ा तो ये हुआ था कि अपोजिशन के जो अराकीन थे उन्हें बाकायदा उठाया गया, उठा के पार्लियामेंट के बाहर फेंक दिया गया, यहाँ तक हुआ है। ये वो ऐवान है जहाँ पे हम, ये कोई थड़ा नहीं है, कोई मोहल्ले की सियासत नहीं है नाजरीन, यहाँ पर वो फैसले किए जाने हैं, वो जुबान इस्तेमाल की जानी है जो ट्रेंड सेटर हो। बिल्कुल ऐसे ही है। हम इन्हें समझते हैं ये पढ़े लिखे हैं, ये कानून साजी करेंगे, ये दिमाग के साथ हमसे बात करेंगे, ये बेहतरीन फैसला कर सकते हैं, बेहतरीन गुफ्तगू है इनकी। लेकिन ऐसे वाकयात का पे दर पे रिपोर्ट होना, सिंध असम्बली में भी ऐसे ही वाकयात रिपोर्ट होना, पंजाब असम्बली की भी सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं होती। तो इस मुहज़्ज़ब मुआशरे के अंदर अगर आप मुहज़्ज़ब तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं तो अक़दार को किस तरीके से इकरा चेंज करना होगा, इस बारे में आगे गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद कौन है नाज़रीन को बताइए। बिलडॉट के सदर अहमद बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग बिलाल साहब। कल जो कुछ भी हमने स्पीकर की मौजूदगी में पार्लियामेंट में देखा, क्या ऐसा मंजर किसी क्लासरूम का भी आपने कभी देखा है? ये हमारी सियासत इस नहज तक पहुँच कैसे गई है? टू बी फेयर, वैसे ये दुनिया की कई असम्बलियों में इस तरह के मनाजिर होते हैं, इससे बदतर भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की असम्बली में मुझे याद नहीं है कि इस लेवल की ज़बान इस्तेमाल की गई हो और इस तरह बजट के पेपर्स को एक दूसरे पे बतौर असलहा के इस्तेमाल किया गया हो। आपको मालूम है बजट की बुक्स जो है वो तकरीबन 3-4 इंच मोटी बुक्स होती हैं, तो अगर वो किसी को ठीक हसास जगह पे लग जाए तो उस आदमी की मौत भी वाक़ई हो सकती है। इस लिहाज से ये बहुत ख़तरनाक काम था और वाकई वो बतौर असलहा इस्तेमाल हो रहा था। तो इस लिहाज से मुझे रीसेंट हिस्ट्री में कम अज़ कम पाकिस्तान की इस लेवल की बदतमीज़ी और हुल्लड़बाजी और गुंडागर्दी मुझे देखने को नहीं मिली। और इसका सबसे पता है ट्रेजिक पहलू क्या है? इसका सबसे ट्रेजिक पहलू ये है कि असम्बली हॉल के अंदर जो कार्रवाई होती है उसके ऊपर वो काबिल दस्तंदाजी पुलिस नहीं होती, यानी तो तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है कि वो जो भी कहें, जो भी बातें करें, उनको उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं बन सकता। अहमद बिलाल साहब, इसी का ही तो एज उठाया जाता है, इसी का ही तो फायदा लेते हैं जी, इसी का ही तो ये फायदा लेते हैं कि कदगन अगर लगानी हो पार्लियामेंट के बाहर, अगर 150 अफराद अपने हक के लिए मौजूद हों तो वहां पर सूरत हाल ये होती है कि पर्चे फौरी कट जाते हैं, बहुत से लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। लेकिन असेंबली के अंदर जहां पर कानून साजी हो रही है वहां पे हर किस्म की छूट होती है। तो क्या एक अखलाकी ज़ाब्ता कार नहीं तरतीब देना चाहिए कि अगर कोई वहां पर भी ऐसी हरकत करे तो कदगन सबसे पहले उस पर आए? देखिए, अखलाकी ज़ाब्ता तो पहले से मौजूद है, लेकिन अखलाकी ज़ाब्ते की तो धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। अब तो मेरा ख्याल है कानून को हरकत में आना चाहिए। ज़ाब्तों के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ऐसे किसी शख्स को जो असम्बली के अंदर इस तरह की डिसरप्शन कर रहा हो, उसे असम्बली के इजलास से बाहर निकाल सकते हैं, उसको तंबीह कर सकते हैं, और अगर फिर भी ना माने तो इस इजलास से बाहर निकाल सकते हैं। अगर फिर भी ना माने तो उसको पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन असम्बली के स्पीकर साहब ने कल भी कुछ नहीं किया, परसों भी कुछ नहीं किया। और आपको याद होगा पहले जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी जब तकरीर कर रहे थे, तो उस वक्त आपको एक मेंबर की तरफ से कितनी नाजेबा इशारे किए जा रहे थे, नाजेबा अल्फाज में उनको बुलाया जा रहा था, उसकी भी कोई उन्होंने नोटिस नहीं लिया। उसकी वजह से ये चीज़ें बढ़ के आज अगर आज ही हो गई हैं तो कल को कोई आदमी खुदा न खास्ता स्पीकर साहब को भी असॉल्ट कर सकता है। बिल्कुल। तो अहमद बिलाल साहब, जिस तरह से देखा जाए दुख का मकाम तो यह है कि ये सारा जो भी हंगामा किया गया, एहतजाज किया, ये अवाम के लिए नहीं बल्कि अपनी तफरीक के लिए किया गया, क्योंकि असेंबली इजलास की अगर एक दिन की कार्रवाई देखी जाए तो उस पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और ये पैसा सारा गरीब आवाम का है जो कि टैक्सों की मद में इकट्ठा किया जाता है। जब सियासतदान ये सब कुछ करते नजर आएंगे तो अवाम इससे क्या तासुर हासिल करेंगे?
बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। चंद वज़राए कराम की तो क्लिपिंग्स फुटेज ऐसी मौजूद है, वो एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं, बिल्कुल यानी एक दूसरे का फन एंड फ्रॉलिक्स का जैसे कोई इज्तिमा होता है वो कर रहे हैं। साथ साथ वो जो सरकारी दस्तावेज़ात हैं जो उनके दफ्तर से मिली हुई हैं, वो फाइलें वो पटक रहे हैं डेस्कों के ऊपर। और आपको मालूम है कि एक दिन का जो ख़र्चा है हमारा वो कोई तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए आता है, एक दिन के इजलास का खर्चा। टैक्स पेयर्स। बिलाल साहब, आप ये देखिए कि अगर किसी पर इल्ज़ामात हैं तो वो उसका मुकाबला जो है वो अदालत में जाके किया जाए। अगर आपने अपना दिफा पेश करना है, अपनी वजाहत पेश करनी है, तो वो फॉरम मौजूद है। जब केसेस अदालतों में चल रहे हैं तो पार्लियामेंट तो वो फॉरम है जहां पर हमने कानून साजी करनी है। वहां पर भी हम चोर चोर के नारे लगाएंगे, दूसरे को धोखेबाज कहेंगे, डबल शाह कहेंगे, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो ये अखाड़ा हुआ ना, पार्लियामेंट तो ना हुई। बिल्कुल बिल्कुल। कल तो ये परसों अखाड़े का मंजर पेश कर रहा था, अखाड़े से भी बढ़ के था। अखाड़ा तो ये होता है कि जिसमें आप किसी असूल और किसी ज़ाब्ते के तहत कुश्ती लड़ते हैं। कल तो वो एक दूसरे पे जिस तरह से चीज़ें फेंक रहे थे और मार रहे थे, अखाड़े में कभी बुरी ज़बान इस्तेमाल नहीं की जाती। अखाड़े में तो पहलवानों का भी एक ज़ाब्ता होता है, लेकिन इस तरह की ज़बान हमने सुनी है वो तो असेंबली में ही हो सकती है, किसी और जगह मुझे नहीं लगता हो सकती है। और अगर अब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तो इसका मतलब यह है कि सब इसमें शरीक हैं, ये सब एक मिली भगत है और इसमें कोई किसी चीज़ को ठीक करने का इरादा नहीं है किसी का। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अहमद बिलाल साहब, ये जाहिलियत ख़त्म कब होगी? आखिर वे फॉरवर्ड क्या है? कैसे ये तमाम चीज़ें जो हैं, मामलात जो हैं वो हल होंगे? मेरे ख्याल में अब इंतहा हो चुकी है। अब तो आवाम को उठना चाहिए। अवाम जाके असम्बली के बाहर मुजाहरा करें कि इस बदतमीज़ी को बंद करो वरना असम्बली से बाहर निकलो, और इनका घेराव करें। जब हल्कों में जाएं, जहाँ जहाँ जाएं, अवाम इनका घेराव करें और इनको कहें कि आपकी बदतमीज़ी हमारे लिए बर्दाश्त नहीं है। लेकिन अहमद साहब, घेराव करेंगे किस किस का? आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वफाक में मौजूद है, वो जब बजट पेश कर रही होती है, उनके वज़ीर ख़जाना बजट पेश कर रहे होते हैं तो अपोजिशन की तरफ से सीटियां बजाई जाती हैं। अब अगर सिंध में बजट पेश किया जा रहा है, वज़ीर आला सिंध बतौर वज़ीर ख़जाना बजट पेश कर रहे हैं, तो वहाँ पे PTI वाले सीटियां बजा रहे हैं, तो फिर किससे तवक्को रखेंगे? ये तो सब के सब बाहर होंगे, फिर आएगा कौन? बिल्कुल, इन सब को बाहर होना चाहिए और नए लोगों को आना चाहिए। इन सब लोगों का घेराव अगर करेंगे, पार्टी की एफिलिएशन से कतई नज़र कि कोई किस पार्टी का है, लेकिन जिसने बदतमीज़ी की है उसके हल्के के लोग जब वो वहाँ पे जाए तो उसका घेराव करें और उनको बताएं कि हमने आपकी इन हरकतों को सख्त बुरा पाया और हम आइंदा आपको वोट नहीं देंगे। हम आइंदा आपको वोट नहीं देंगे। अवाम को घेराव करना चाहिए, अवाम को ही एहतसाब करना चाहिए और वो नुमाइंदे मुंतखब करने चाहिए जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए फैसले कर सकें, जो उन्हीं में से आ सकें। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। इकरा, सूरत हाल ये है कि अब अवाम को इस नहज तक आना चाहिए जिस तरह अहमद बिलाल साहब कह रहे हैं। वो राहत इंदौरी साहब हैं, शायर थे, इंडिया के वफात पा चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़े रहमत करे। उनका शेर था, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है। तो इसलिए आप अपनी सोच को ये रखिए कि कुछ वक्त के लिए आप आए हैं, तो कुछ वक्त के लिए अगर भलाई के फैसले कर जाएंगे तो मरते दम तक आपको अवाम याद रखें। बिल्कुल ऐसे ही। अब यासिर, यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर कुछ और मज़ीद बात करेंगे। नाज़रीन, स्टे विद अस।